बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल है, क्योंकि जो पहला फ़ेज़ था इस सारी जंग का, उसमें एक ग्लोबल इन्फ्लेशन की वेव भी रही। डेवलपिंग इकॉनमीज़ ने बहुत सफ़र किया, अमन व अमान तो अपनी जगह, लेकिन मैशत ने बहुत सफ़र किया, इन्फ्लेशन बहुत आई, कॉस्ट ऑफ लिविंग दुनिया भर में उसमें इजाफा सामने आता है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि रिजम्पशंस जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं हॉस्टिलिटीज़ की, और जिसका डर था वही हो रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा। पहले सेंटकॉम की तरफ से कहा जाता है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है ईरान का, उसको टारगेट किया है, बॉम्बिंग की है। जवाब में कुवैत में, जॉर्डन में, बहरीन में ईरान ने रिटेलिएट किया। तो कल्प्रिट कौन है इस दोबारा से रिजम्पशन का जो कि हम देख रहे हैं हॉस्टिलिटीज़ में? और आपको लगता है कि अब इतना ज़्यादा डायमेट्रिकली अपोजिट पोजीशंस ले चुकी हैं दोनों पार्टीज़ कि इनके दरमियान में अब मीडिएशन भी पॉसिबल नहीं है? बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब, आपने इनवाइट किया है। मेरा ख्याल है कल्प्रिट इंडिविजुअल की बजाय आउटकम ऑफ द वॉर है। बुनियादी तौर पर कल्प्रिट आउटकम ऑफ द वॉर इसलिए मैं कह रहा हूं कि आमतौर पर इस तरह की जंगों में क्लियर कट एक साइड भारी होती है, विक्ट्री अचीव की होती है, दूसरी ऑब्वियसली डिफीटेड होती है या कॉम्प्रोमाइज होती है राइट एट द मिलिट्री ऑब्जेक्टिव लेवल पे। यहाँ पे हमने देखा मिलिट्री ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों समझते हैं कि हमने अपनी अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी के मुताबिक वो कर दिया जो करना चाहिए था, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। दोनों तरफ कॉम्प्रोमाइजेस हुए हैं। ईरान ने बहुत कुछ खोया है, तकरीबन 20,000 इंस्टीट्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, इवन यूनिवर्सिटीज टारगेट की गई हैं। तकरीबन 4,000 लोग शहीद हुए हैं। तकरीबन 87 उनके स्पिरिचुअल लीडर एक साल में दुनिया से चले गए, 19 न्यूक्लियर साइंटिस्ट चले गए। तो ये एक एलिमेंट जरूर लॉस है। अब मैं उसमें जब लॉसेस होते हैं तो यहाँ पे ईरानी साइड पे सिर्फ ये मिलिट्री या इकोनॉमिक या ह्यूमन लॉसेस नहीं थे, एक एलिमेंट ऑफ एंगर अटैच हो गया जंग के अंदर, गुस्सा अटैच हो गया, जो आपने सड़कों पर देखा जनाजे में। नंबर वन, अमेरिकन को ये ऑब्वियसली जोन था भी और अभी भी होना चाहिए क्योंकि वो सबसे बड़ी मिलिट्री है। जब उन्होंने सीज फायर किया है तो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है नेतन्याहू का। उसके लिए ये सीज फायर जो है वो एग्जिस्टेशनल नहीं है, सुइसाइडल है। उसके लिए उसको ये पता है कि अगर यहाँ पे अमन होता है तो उसका सर्वाइवल मुश्किल होता है, अक्टूबर में इलेक्शन कराने पड़ेंगे, अगर वो हार जाता है तो फिर मुकदमे खुल जाएंगे, तो चेन है नेवर एंडिंग। तो आई थिंक एक न्यू नॉर्मल दुनिया देखने जा रही है। मेरा मानना यह है कि इस वक्त क्योंकि दोनों तरफ से मिलिट्री ऑब्जेक्टिव भी क्लियर नहीं है, लेकिन ईरान को बड़ा माइंडफुल होना पड़ेगा कि एक तरफ वो अपनी फर्मनेस जरूर दिखाए अपने मुज़ाकरात के लिए, लेकिन जो उसने गुडविल लूज की थी इन अरब ममालिक की जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, देखिए वो ट्रस्ट डेफिसिट रातों रात डेवलप नहीं होगा। ईरान खुद कंपेल कर रहा है, एक तरफ वो चाहता है कि ये मिलिट्री अड्डे खाली करे अमेरिका या ये अरब मुल्क खाली करवाएं, दूसरी तरफ उनको इतना कॉर्नर जब करेगा ईरान तो उनके पास तो कोई चॉइस नहीं रहेगी। रातों रात तो उनकी मिलिट्री इतनी डेवलप नहीं होगी कि वो दोबारा सस्टेन कर सकें। अगर उनको ये पता होगा कि ईरान बुली करेगा तो ईरान खुद ही पुश करेगा उनको अमेरिकन दायरे के अंदर। एक आखिरी बात मैं अर्ज करता चलूं, देखिए बुनियादी तौर पर ईरान के पास अब मुज़ाकरात के दौरान हम देख रहे हैं उस तरह खोने को कुछ नहीं है। 2015 में दिसंबर में ये मुआहदा हुआ था, लास्ट जेसीपी हुए, आखिरी बात मैं करूं, और मुआहदे से पहले 25 महीने पहले नवंबर 2013 में ये इंटरिम एग्रीमेंट साइन हुआ था। दैट मींस 25 महीने लगे थे बातचीत होते होते, लेकिन उस वक्त ईरान के पास खोने को बहुत कुछ था। उसके पास 40 टन का 8 टन का न्यूक्लियर रिच मटेरियल था। उसके पास, वो जंग नहीं चाहता था उस वक्त, उसके स्पिरिचुअल लीडर्स इंटैक्ट थे। अब वो लीडर्स भी चले गए, 8 टन न्यूक्लियर रिच मटेरियल भी उसने दे दिया खुद कैस्पियन सी के रस्ती रशिया को। फिर भी लेकिन खालिद साहब इक्वेशन में $300 बिलियन और इसके अलावा सैंक्शंस लिफ्ट कर लेना, ये सब भी तो काफ़ी कुछ है। ये ईरान को कंपेल नहीं करेगा कि एक अच्छी डील थी और कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किए जाएं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मसला सिर्फ एक नुक्ते पे आकर रुक जाता है, ट्रस्ट पे। ठीक, उस वक्त भी मैंने आपसे कहा कि 25 महीने लगे इंटरम से फाइनल एग्रीमेंट तक और 36 महीने लगे अमेरिका को उसको रद्दी की टोकरी में फेंकने पर। 3 साल बाद प्रेसिडेंट ट्रंप आए, उन्होंने फेंक दिया। तो अब वो ट्रस्ट डेफिसिट कमा ऑन दी ऑन लुक। बिल्कुल आई एग्री विद यू कि ईरान को बिगर पैकेज देखना चाहिए, बेनिफिट्स देखने चाहिए। उनके लोगों ने बहुत सफर कर लिया है, ह्यूमन बर्नआउट होता है, इंसानों की एक लिमिटेशन होती है जो आई एम श्योर ईरानियों की होगी। इतने साल पहले भी लड़े और अब भी ऑलमोस्ट इतने महीनों से लड़ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ईरान को इन बिटवीन थिन लाइन पे चलना पड़ेगा। एक्सट्रीम हार्ड पॉइंट लेने से एरिया के मसले हल नहीं होंगे। खालिद साहब, मैं चाह रहा हूँ 2 पॉइंट्स जो हैं उसको आप एड्रेस कर दें। पहला तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम की कमिटमेंट थी उससे ईरान ने विड्रॉ कर लिया है, और जो वजारत ख़ारजा के तर्जुमान है इस्माइल बकाई, उन्होंने भी यही कहा कि अगर एक फ़रीक कोई ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करता तो हम भी कोई ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे। तो क्या इसका इम्प्लाइड मीनिंग ये है कि जो
न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड कायम हुआ था या उसकी बात होनी थी, उससे भी ईरान विड्रॉ कर गया, नंबर 1। और नंबर 2 ये जो शाजिद साहिबा ने बात की कि चाइना और रशिया की जो इंटेलिजेंस लेवल पे इंक्लूजन है इस जंग में, ये बात कितनी ठीक है? जिस तरह हम देखते हैं जॉर्डन की जो प्रिंस हसन एयरबेस है, इसके अलावा बहरीन में हमने देखा कि शेख ईसा एयरबेस पर प्रेसिजन स्ट्राइक्स होती हैं। तो क्या ये ईरान टेक्नोलॉजिकली कर सकता है बग़ैर किसी इंटेलिजेंस सपोर्ट के? दे नेवर मिस अ टारगेट। आपको लगता है कि देयर इज़ मोर टू दिस वॉर देन ईरान? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो जिस तरफ हम एस्केलेशन को ले जा रहे हैं, जैसे मैंने कहा, आपने कहा न्यूक्लियर से शुरू करते हैं, जो पहला पोर्शन था। दोनों साइडें एक एक पॉइंट को लेके लीवरेज हासिल कर रही हैं। जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया था कि ये बुनियादी तौर पर अब ऑप्टिक्स की ज्यादा जंग हो गई है। एक लफ्ज जो 5वें नुक्ते पर या 5वें पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है, ईरान विल मैनेज द शिपमेंट थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब मैनेज का लफ्ज बड़ा वेग है। मैनेज का मतलब ये है कि जो मैनेज करेगा उसकी जिम्मेदारी है। ईरान ने उसको इंटरप्रेट इस तरह किया कि मैं अपनी मर्जी से फिर गुजरूंगा, ओमान की तरफ से नहीं गुजारने दूंगा। मैनेज का अमेरिका का मतलब ये था कि इट्स मोर ऑफ विजिबिलिटी एंड लेस ऑफ डिस्ट्रक्शन, या फिजिकल आप कोई प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज नहीं करेंगे। लेकिन इंटरप्रिटेशन सारी चल रही है, और मेरा मानना भी यही है कि जंग में इंटरप्रिटेशन बड़ा इसलिए मैटर कर रही है कि ईरान को, जैसे मैंने कहा, न्यू फाउंड लीवरेज भी है। ये जो 22 मिलियन के करीब लोग जो जनाजे में शहीद हुए हैं, ये बेसिकली मैनिफेस्टेशन उस गुस्से की थी। अब IRGC पर बहुत ऑब्लिगेटरी हो रहा है कि वो उस गुस्से को कन्वर्ट करे। लेकिन मेरा मानना क्वेश्चन के साथ ये है कि तमाम लीडर्स ऐसे नहीं करते, बिकॉज आपने लीडर्स की एस्पिरेशन को, शॉर्ट टर्म इमोशंस को, एंगर को मैनेज करना होता है। ये नहीं होता कि आप कन्वर्ट कर दें। अभी भी बाकिर कालिबाग खुद IRGC के हेड रहे हैं। इस वक्त जो IRGC के हेड हैं और जो सिक्योरिटी काउंसिल के एडवाइजर हैं जो इस वक्त हैं, वो दोनों इराक और ईरान की जंग के वॉर हीरोज कह लें या कमांडर्स रहे हैं। ये वो दो लोग हैं जो इस वक्त वहां पे हैं। वो दोनों ने तकरीबन सद्दाम हुसैन ने जो जंग के पहले 2 साल में ईरानी एरिया कब्जा किया था उसको छुड़वाया था। तो अब एक एलिमेंट ऑफ मिलिटरिज्म तो है ना, जो लीडिंग फिगर्स हैं। तो आई थिंक वो कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन बड़ी क्वेश्चन थिन लाइन है और बिग रिस्क अटैच विद दैट। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि इस खित्ते के अंदर अगर वो रीजनलाइज करने की पोजीशन में है और इन एयर बेसिस पर जो उसने हमला किया है, जॉर्डन पर हमला किया है, मैं इसी के लिए क्वेश्चन करना चाह रहा था कि देखिए, एक तरफ बहुत जरूरी था इस टाइम पे, पहला राउंड हो गया, जो मिस्टर जमील भी कह रहे थे, अब हो गया, आपके पास जस्टिफिकेशन थी कि आपने प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज कर दी। लेकिन इस वक्त ईरान क्या कर रहा है कि इस हद तक प्रेशराइज अगर वो करेगा तो फिर तो इन मुल्कों के पास चॉइस को नहीं छोड़ेगा। उनके लोगों का पहले ही प्रेशर है, उनकी हुकूमतों के ऊपर जाहिर है, वहां पे उस तरह खबरें नहीं आती जिस तरह मीडिया की इंटरनेशनल आती हैं, लेकिन एक ऑब्लिगेटरी हो रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको प्रेशर बर्दाश्त करना। देखिए, एक ईरान प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज करता है, प्रेसिडेंट ट्रंप को नेतन्याहू याद कराता है। क्यों याद कराता है? कि ये जो टेम्परेरी पीस है या दरमियान में एस्केलेटरी है, या चले थोड़ी देर के लिए MOU को डिस्कस कर लेते हैं, अगर रियल सेंस में इंप्लीमेंट हो जाता है तो नेतन्याहू के लिए ये सुइसाइडल है। ये बेसिकली एग्जिस्टेशनल थ्रेट है उसके लिए। वो नहीं चाहेगा कि ये अमन हो, क्योंकि उसकी अपनी अवाम को उसने ये कहा था कि मैं इजराइल को सेव करने के लिए जंग कर रहा हूँ। सेव तो नहीं हुए। अभी एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ 11% लोग इजराइल में समझते हैं कि उन्होंने जंग जीती है। तो इस वक्त बैलेंस करना बड़ा जरूरी है। अमेरिकन प्रेसिडेंट को नेतन्याहू रिपीटेडली शायद दे रहे हैं कि आप तो इनविंसिबल होते थे, आप तो इनवल्नरेबल होते थे, तो आप एक दफा और हमला करें। आखिरी बात इसके ऊपर यह है मुजम्मिल साहब, अभी भी इस एरिया में जो प्रेसिडेंट ट्रंप की फेवर में जाता है, जो शह देने के लिए फैसिलिटेट करती है बात, अभी भी इस एरिया में 50,000 ट्रूप्स अमेरिका के मौजूद हैं। 50,000 ट्रूप्स अगर ग्लोबल फिगर के बाद से कंपेयर करें तो इस वक्त दुनिया में 192 ममालिक है। तकरीबन 140 ममालिक की जो फौज है, जो पर्सनल है, 140 ममालिक या 50,000 है या उससे कम है। इसका मतलब है कि इंडिविजुअली इक्वलेंट टू 140 कंट्रीज के इक्वल इंडिविजुअली इस वक्त भी ट्रूप्स मौजूद है। तो ये बहुत बड़ा प्रेशर प्रेसिडेंट ट्रंप पर भी है। तो आई थिंक ईरान को बहुत ही कॉशियस और बड़ी चैलेंजिंग लाइन से गुजरना पड़ेगा। एक तरफ वो प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज करना चाहता है या करे, लेकिन दूसरी तरफ अगर वो इंस्टिगेट करके सारा ही स्पॉइल कर देगा तो फिर अब सिंपैथी ईरान की तरफ उस तरह नहीं रहेगी।